आखिरकार उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अब ग्रहण कर ली है। जाहिर बात है कि इसको एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे की तरह जन्नत कश्मीर के तौर पर देखा जाए। देखिए पूर्णिमा, निश्चित तौर पे लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ मुहर लगाई है और आज वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन भी हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम की जो हसरतें हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? पूरा करने के लिए उनके पास अधिकार है क्या? तो अधिकारों की जब हम बात करते हैं और देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी लंबा सफ़र उनको तय करना होगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, केंद्र से तालमेल बिठाना और साथ साथ अपने अधिकारों के लिए सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा उनको वापस लेने के लिए जिस तरह की कवायद जो करनी है वो सब जानते हैं कि पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको पारित करना होगा विधानसभा में, फिर वो जाएगा केंद्र के पाले में जाएगा। तो वो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन एक बात तो तय है कि सारे बातों का लुआब यही है कि केंद्र के बगैर आप 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। ठीक है सौरभ जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे। जैसा कि कौशिक साहब ने कहा कि केंद्र के साथ के बगैर आप 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला के एक सेंस ऑफ अप्रोच में बहुत डिफरेंस आया है और उन्होंने ये बयान भी दिया था कि हम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर अपने उनके इस कहे गए वक्तव्य के मायने हैं और वो इस बात को समझते हैं कि उन्हें सरकार के साथ चलकर, केंद्र सरकार के साथ चलकर काम करना होगा, तो मुझे लगता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले तो नई सरकार का वहाँ पर गठन हुआ, उस सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उमर अब्दुल्ला जी की अब दूसरी पारी है मुख्यमंत्री के रूप में और पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि पूरी हिंदुस्तान की जो जनता है उसका विश्वास और कश्मीरियों की जनता का विश्वास जो है वो देश से जुड़ी हुई जो विकास की धारा है उसमें कश्मीर भी जुड़ करके तेजी के साथ विकास करे, ऐसी हम उम्मीद और विश्वास रखते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए, लगातार जिस प्रकार से संजीव कौशिक जी परेशान है, पहले देखिए लोग कहते थे कि 370 क्यों हटा दिया, फिर कहते थे चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर जब चुनाव हो गए तो अब कहते हैं कि नहीं अब यहाँ पर अभी भी काम नहीं कर पाएगी सरकार, जब अभी केंद्र सरकार के अधीन है। देखिए इस तरह का बदलाव जो है ना, ये हमने कौशिक जी के अंदर देखा, अरविंद केजरीवाल जी के अंदर देखा। ये पहले अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि शीला दीक्षित जी में ही कमी है, अदरवाइज जो है दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य दर्जा नहीं भी होगा तो हम सरकार को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। मुझे लगता है जो आप लोग गुमराह हुए, कहीं ना कहीं आप गुमराह करने की कोशिश जम्मू कश्मीर की सरकार को मत करिए। पूरी की पूरी स्वतंत्रता सरकार को होती है, जो चाहे निर्णय ले, जिस प्रकार से वो चाहे विकास के कार्य को आगे बढ़ाए। लेकिन हाँ ठीक है, चूंकि कश्मीर का मसला है तो केंद्र से निश्चित तौर पर जुड़ा हुआ होगा। जो केंद्र सरकार की योजना है इसके लिए बहुत गहरा अध्ययन हुआ। आप समझिए बात को, जो पहले केंद्र सरकार से पैसा जाता था वहां के कश्मीर के विकास में नहीं मिलता था, कश्मीरियों को नहीं मिलता था, उसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत जरूरी था। और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे तो कम से कम वहां के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब वो दोनों मिलकर फैसला लेंगे तो कश्मीरियों के लिए लेंगे, कश्मीर के हित के लिए लेंगे, कश्मीर के विकास के लिए लेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। सीधा जो केंद्र सरकार से फंड जाएगा उससे सीधे वहां के कश्मीर के हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा और वो विकास के रास्ते से जुड़ पाएगा। लेकिन सब इतना ही अगर गुड है संजीव कौशिक जी, जो कि सौरभ जी भी जिक्र कर रहे हैं, और मैं फिर कह रही हूं कि एक नैरेटिव के बूते आप कितना चलना चाहते हैं। एक तरफ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला के उस पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करती हूं जहां पर वो ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नैरेटिव छोड़ जाते हैं जब ये कहते हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ते रहेंगे। बार बार हमने इस पर चर्चा की, चुनावों से पहले भी चर्चा की कि भाई सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, गृह मंत्री ने खुद कह दिया है कि हालात सामान्य होते ही इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो फिर इसमें लड़ते रहेंगे जैसा नैरेटिव आखिर क्यों है जब आप सब कुछ साथ मिलकर करना चाहते हैं? तो पूर्णिमा, आज से 2-2.5 महीने पहले का एक स्टेटमेंट याद दिलाते हैं। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूछा गया क्यों, तो मैं ऐसे स्टेट का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहूंगा जहां एक चपरासी को भी नियुक्त करने की हैसियत मेरी नहीं हो और हर एक फाइल पे मेरी बात हो जाने दीजिए और हर एक फाइल पे साइन कराने के लिए मैं एलजी साहब के दरवाजे पर मैं जोड़ रही हूँ कौशिक साहब, बस मैं एक बात जोड़ रही हूँ। ऐसा ही कुछ महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था, तो उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती को आगे कर दिया था, लेकिन ऐसा ही कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा, जीते तो फौरन फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि भाई उमर अब्दुल्ला बनेंगे मुख्यमंत्री और अब शपथ भी ग्रहण कर लिए। मैं यही कह रहा हूँ। और सौरभ भाई जो बात कह रहे हैं कि नहीं पूर्ण अधिकार है, भाई साहब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं रहेगा, किसी तरह की नीति बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, बगैर एलजी के आप बैठक बुलाने तक का अधिकार आपको नहीं रहेगा अभी के वक्त में। आप इस चीज को समझिए। और आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की जो सोच है या उनके जो डिमांड है या उनके वादों पे वो खरे उतर जाए, ऐसा संभव नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि एक प्रोसेस है। निश्चित तौर पे एक सुखद एहसास तो है ही कि मुख्यमंत्री बने और एक रास्ता निश्चित तौर पे दिखाई दिया अभी, लेकिन रास्ते बहुत कठिन है, आसान नहीं है।
केंद्र जब तक खुले मन से सहयोग नहीं करे, केंद्र जब तक पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ यदि मिलकर काम नहीं करे, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना के रख दिया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा को। आज के वक्त में जितने दिल्ली सरकार से भी कम अधिकार उसको है आज के वक्त में। मैं यही कह रहा हूं कि इसे वापस लेने के लिए, पाने के लिए निश्चित तौर पर कृपा पात्र का भी आपको एहसास रहना चाहिए और केंद्र की तरफ आपको हमेशा देखना होगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र जो है वो इनके साथ मिलकर काम नहीं करेगी, मतलब सहयोग नहीं करेगी, ऐसा क्यों लगता है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ तो केंद्र को खड़ा किया, आपने उमर अब्दुल्ला को एक भी बार नहीं किया। मैं उमर अब्दुल्ला की बात भी कर रहा हूं और केंद्र सरकार की भी बात कर रहा हूं। आसान नहीं है। आपने उमर अब्दुल्ला की बात ही नहीं की। मैंने उमर अब्दुल्ला की बात की जब मैंने उनके बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा हम सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, सरकार के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। मैंने इस पॉजिटिव एस्पेक्ट की उनकी बात की, लेकिन आपने अपने पूरी बातों के दौरान आपने एक भी बार इस बात का जिक्र नहीं किया कि उमर अब्दुल्ला को भी इस चीज को बैलेंस आउट करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को निकालने में। सीएम के पास काफी ज्यादा लेस पावर्स है जबकि सारे पावर्स एलजी के पास है, तो आपको लगता है इन हालातों में सीएम कोई काम कर पाएगा? देखिए, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ एक मैंडेट दिया है इस जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा। और जो 2019 में 5 अगस्त को एक गलत फैसला लिया गया, देखिए गलत फैसला लिया गया, फिर से 370 हटाने का जिक्र महबूबा मुफ्ती एक बार कर रही हैं। जाहिर है नई सरकार, नई उम्मीद उनके साथ है, लेकिन कौशिक साहब जो मैं कह रही थी कि वो जो क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं उसको बैलेंस आउट करते हुए सिर्फ क्वेश्चन मार्क वो केंद्र सरकार की तरफ क्यों? उमर अब्दुल्ला से भी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भी एक खुले मन से ये सोचे कि उनको जनता ने चुनकर भेजा। आप सोचिए कि 7 साल बाद अब जाकर उस राष्ट्रपति शासन वहाँ से हटा है। अब 370 के बाद पहली सरकार यहाँ पर आई है, 10 साल के बाद यहाँ पर राज्य सरकार मिली है, तो उमर अब्दुल्ला के पास चुनौतियाँ भी तो बहुत हैं और जिम्मेदारियाँ भी एट द सेम टाइम है। मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने लोगों से, अपने अवाम के लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे कैसे पूरा करेंगे? केंद्र सरकार अलग रास्ते अख्तियार कर रही है। केंद्र सरकार ने ही तो 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर में ये हालात पैदा किए। 10 साल हो गए थे, 10 साल के बाद में ये चुनाव हुआ ना। 10 साल के बाद में स्थिति ये है कि उमर अब्दुल्ला चाहेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद कि उनके अपने लोग, जिन लोगों से उन्होंने वादा किया है, आप जेलों में बंद हैं, आप उनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। क्या अधिकार है उमर अब्दुल्ला को? अपने ही स्टेट में बंद, अपने ही उस तरह के राजनीतिक वायदा तो है उनका। इसीलिए मैंने कहा कि वो अधिकार ही नहीं है उनको, वो कैसे वापस बाहर निकालेंगे? तो निकाल देना चाहिए सबको। इसीलिए मैंने कहा कि जो वादे किए हैं उस वादों को कैसे पूरा करेंगे, मैं ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसके लिए 370 का वादा किया पूरा कर पाएंगे? अधिकारी नहीं है उनके पास। मैंने कहा कि उनको क्या करें? उन्होंने तो बेवजह का वादा कर दिया। देखिए 370 के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 370 जिस तरह से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया सौरभ जी, और बताइए अगर मैं गलत कभी भी इस पूरे इलेक्शन कभी भी जानते हुए कौशिक साहब ये जानते हुए कि वो 370 को वापस नहीं ला सकते। खुद उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है सौरभ जी, उन्होंने ये कहा कि हमको ये पता है कि जिस सरकार ने 370 को हटाया वो अब उसको वापस तो लाने नहीं देगी। ये खुद उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। ये जानते हुए कि उनके पास अधिकार सीमित हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे वायदे करे जिनको शायद पूरा कर पाने में चैलेंजेस रहेंगे उनके सामने। देखिए, जब राजनीतिक व्यक्ति कोई बयान देते हैं तो उनके बयान के बहुत ज़्यादा गंभीरता से उनको लेना नहीं चाहिए। लगातार ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले के नेता होते तो उनकी तो बयानों में गंभीरता दिखाई देती थी, लेकिन अभी जो है वो गंभीरता बिल्कुल रूप से नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, ये उमर अब्दुल्ला ने ही तो कहा था कि 370 हटने के 370 जो है वापस लाएंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक जो है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे दिया जाएगा कश्मीर को, तब तक कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। दोनों वादों से तो पलट गए ना वो। 370 हटा हुआ भी है तो भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, और साथ ही साथ जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, तब भी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। तो अपनी कथनी और करनी में लगातार ऐसे नेता जो पलट जाते हैं उनकी बातों का कभी भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कश्मीर की जब बात कर रहे हैं, बार बार ये परेशान हो रहे हैं कि भैया वहां पर जो है केंद्र सरकार का आधिपत्य रहेगा, वहां पर केंद्र सरकार के माध्यम से ही दबाव बनाया जाएगा। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव हुआ है लोकतांत्रिक तरीके
तरीके से हुआ। भारतीय जनता पार्टी को घाटी में लोगों ने सीट नहीं दिया, तब भी वहां पर जो है स्वागत कर रहे हैं लोग उसका। कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि ईवीएम खराब हो गई। और दिक्कत वाली बात क्या है कि आप पहले ही एक संशय की स्थिति पैदा कर दीजिए कि भाई आपको चुना गया लेकिन आपके पास अधिकार नहीं रहेंगे, आपने जो वायदे किए आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, आप केंद्र के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, केंद्र आपके साथ मिलकर चलेगी कि नहीं, संशय हम पैदा कर देते हैं। पहले सौरभ जी जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि संशय बना दो, वही संशय की स्थिति एक दिल्ली में भी अभी हमने जो सुना देखने को मिली। मैं दोनों को कनेक्ट कर लेती हूं क्योंकि दोनों के रिजर्वेशंस, दोनों की लिमिटेशंस, दोनों की चुनौतियां लगभग बराबर हैं और दोनों ही जगह सेंटर पॉइंट पर एलजी के साथ विवाद है। देखिए, मैं तो जिक्र कर ही रहा था शुरू से ही, और जब मैं पलटू राम 2 जी का जिक्र कर रहा था तो मेरी अंतरात्मा की आवाज पलटू राम 1 जी ने सुन ली और प्रकट हो गए, और वो वहीं से वादे वहीं से शुरू कर दिए अभी से कि हमारे जब तक मैं जेल में था तब तक सारे कार्य जो है उन्होंने जबरदस्ती बंद कर दिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग जो है मुख्यमंत्री बन करके भी दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं और अपने राज्य की जो चुनी हुई जनता है उसके साथ धोखा करते हैं, वो लोग कहीं से भी जनता के विश्वास पर बार बार खरे नहीं उतरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जिस प्रकार से लगातार दिल्ली की जनता ने मौका दिया, देखिए हम कुछ भी कह लें, आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने तमाम, क्या उस समय तो केंद्र पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, तब भी वो केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, लेकिन तमाम विकास के कार्य हुए कि नहीं हुए, ये सड़कें, फ्लाईओवर, तमाम चीजें हैं, उसमें उनको श्रेय देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इन कोऑर्डिनेशन विद एलजी, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं उनको श्रेय देने में। वो निश्चित रूप से एक तेज तर्रार महिला दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली रही है, और उनसे उन्हीं के ऊपर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल जी कि शीला दीक्षित जी झूठ बोलती हैं, इनके करप्शन की फाइलें मेरे हाथ में है और ये जानबूझ करके दिल्ली की विकास की धारा, विकास को रोकी हुई है, और मैं जब आऊंगा तो इसी केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से यहां पर विकास की धारा बहाऊंगा। लेकिन आज क्या है, आज केजरीवाल जी सारे विकास कार्यों को भूल करके, छोड़ करके सिर्फ एक काम उन्होंने पकड़ लिया है, मोदी के ऊपर आरोप लगाना, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना। लगातार जो है दिल्ली की जनता जो उन्होंने बड़े ही भारी बहुमत से उनको चुन करके भेजा, उनके विकास कार्यों को रोकना। आप जेल में बंद थे तो आप कह रहे हैं मेरी सरकार के काम में रुक गए थे, और मैं जेल से बाहर आया तो सरकार के काम आपने चालू करा दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आप जब जेल में बंद होंगे तब आप आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं करेगी, और जब आप जेल के बाहर होंगे तब आपको जो है आम आदमी पार्टी के लोग काम करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा वापस जम्मू कश्मीर पर लौटना चाहती हूँ। कौशिक साहब, जो अभी हमने देखा कैबिनेट का जो एक स्वरूप हमने देखा, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली, उसमें ये नजर आया कि 2 कश्मीर से, 2 जम्मू से, 1 चिनाब से, 5 चेहरे हमको नजर आए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक खाली सीट रखी है, ऐसा है क्या? कांग्रेस के लिए खाली सीट रखी है, ये क्लियर है कि कांग्रेस यहाँ इस सरकार का हिस्सा नहीं है? देखिए पूर्णिमा, कांग्रेस वहाँ पे दुविधा की स्थिति में, अभी हम कुछ देर पहले ये बात दोहरा रहे हैं दोबारा कि कांग्रेस अपने वहाँ के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। सच बात यह है कि 2014 में दहाई अंकों में थी, वो इकाई अंक में सिमट गई है और 6 सीटों पर सिमट गई है आज के वक्त में। कांग्रेस पार्टी एक तरह से अपने वहाँ के कार्यकर्ता या अपने नेताओं से भी खुश नहीं है वहाँ से। वो भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी नहीं चाहती है कि 6 लोग चुनाव में जीते हों, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसमें से 2 सरकार में मंत्री बना के बैठा दिया जाए। कल हो के किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो कांग्रेस पार्टी कि वो जो 6 लोग हैं, उन 6 लोगों में से बाकी लोगों को यदि मैंने तो ऐसा सुना कि वो 2 मंत्री पद मांग रहे थे, इसीलिए खींचतान है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है। 2 मंत्री पद मांग रही थी कांग्रेस 6 जीतने के बाद। अब ये पूरा पर्सपेक्टिव जो अभी आप बता रहे थे बदल देती है ये बात। आपने कहा कि भाई संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो कोई मंत्री पद ले। अब ये पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है जब ये बताया जा रहा है कि वही पार्टी जिसने 6 सीटें जीती हैं वो चाहती है कि उनको 2 मंत्री पद मिल जाए। देखिए, समीकरणों की बात करें तो अभी हम लोगों ने सामने देखा कि एक निर्दलीय को भी मंत्री का शपथ दिलाया गया। निर्दलीय जीते हैं वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया और वो बने। तो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से सरकार के साथ तो है, ये सामने दिखाई भी दे रहा है, और तमाम वो इंडिया गठबंधन के जो भी लोग हैं वो लोग साथ में स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल होगी नहीं होगी, अंदर खाने क्या चल रहा है, हम लोग बाहर से कयास लगा सकते हैं और जो खबरें हैं उसके आधार पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मुझे जैसा लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी तटस्थ रूप से सरकार के साथ तो है, लेकिन कांग्रेस की अपनी दुविधाएं हैं। कल होके यदि किसी तरह की कोई बात होती है, सरकार पे कोई आंच आती है, तो चूंकि 6 लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इसमें से टूट जाना, इसमें से बिखर जाना, इधर से उधर हो जाना बहुत सामान्य सी बात होगी। तो कांग्रेस इस तरह से रिस्क को भी कवर नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि सरकार भी चले उनकी। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक रणनीति
ठीक है, लेकिन आपको सौरभ जी क्या लगता है पिछले कार्यकाल से इस बार, जाहिर है कि हम अपनी कई बार पुरानी गलतियों से सीखते हैं, और उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत ही शुरुआती दौर में ही राजनीति में, क्योंकि उनका पूरा लेगेसी है उस परिवार की, तो उसको लेकर वो आगे चले। लेकिन अब दूसरी बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ उमर अब्दुल्ला ने ले ली है, अपने पिछले कार्यकाल से क्या सीख कर उमर अब्दुल्ला को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब कश्मीर बहुत बदला हुआ है। देखिए, पिछले कार्यकाल में तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब उस समय तो कश्मीर के अंदर एक तरह से उनको पूर्ण रूप से ऐसी स्वतंत्रता थी जिसके माध्यम से जो तमाम क्योंकि देखिए उनके विचार जो रहे हैं ना, वो भारत के विचार हैं उससे थोड़े से भिन्न नजर आते हैं। मैं उनका ठीक है, सम्मान है, मुख्यमंत्री हैं, वहां की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, लेकिन ये बात तो इससे ये बात खत्म नहीं हो जाती कि जो उमर अब्दुल्ला जी के अपने विचार हैं वो पूर्ण रूप से जो भारत के विचार हैं उससे सहमत वो ना होते हैं और ना ही उसकी बात करते हैं। कहीं ना कहीं जब इस चुनाव में भी हो गए, लगातार वो 370 लाने की बात कर रहे थे कि हम आएंगे तो वापस लाएंगे, लगातार वो ये कह रहे थे कि हम जो है पुरानी व्यवस्था जैसे थी 35 से था, जो उस समय चीजें लागू होती थी उसको लागू करेंगे। देखिए, एक ये बहुत ही इस समय जो इनके लिए ये थोड़ी सी चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए जाएंगी क्योंकि अब आपको ऐसे राज्य का नेतृत्व करना है जो 370 से मुक्त हो चुका है, ऐसे राज्य का नेतृत्व करना है जिसने जो है लगातार जो है जो भ्रष्टाचार को झेल रहा था, वंशवाद को झेल रहा था, आतंकवाद को झेल रहा था, अब वो लगभग समाप्ति की ओर वो बढ़ चुका है। तो अब अगर वो समाप्त होने के बाद विकास के धारा से जुड़ना चाह रहा है तो मुझे लगता है एक सुनहरा अवसर जरूर उनको मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से जो कश्मीर का फंड है, कश्मीर को जो फंड मिलने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और बहुत बड़ी मात्रा में कश्मीर का फंड जब 370 हटा था तब भी गया था जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और सरकार वहां पर नहीं चुन के आई थी, और अब सरकार चुन करके आ गई है तो एक बड़ा फंड वहां पर जाने वाला है। इस सरकारी फंड को कश्मीरियों के विकास के लिए आप कैसे जोड़ेंगे, ये सबसे बड़ी चीज रह गई, क्योंकि अभी मॉनिटरिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। अब वो समय नहीं रहा कि आपने फंड को दबा लिया या आपके मंत्रियों ने दबा लिया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, A to Z चीजें, और जो पैसा खाते में जाने वाली चीजें वो सीधा जल्दी से, मेरे पास अंतिम का 1 मिनट बचा है, कौशिक जी जल्दी से। पूर्णिमा, यही बात तो मैं भी कह रहा था कि फंड मिलेंगे निश्चित तौर पे, ये कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस फंड पर मॉनिटरिंग की बात है वो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार के बगैर आप 2 कदम नहीं चलेंगे, अपने मन से आप योजना नहीं बना सकते, अपने मन से 2 पैसे खर्च नहीं कर सकते। यही तो योजना तो बना सकते हैं। अरे भाई साहब, जब बगैर एलजी के यदि हम उस पर कार्यान्वयन मतलब उसको नहीं कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी शराब नीति बनाई थी, सबके अपने अधिकार, इसी बैलेंसिंग की तो बात हो रही है ना कौशिक जी। जब आपने सरकार गठन में रीजनल बैलेंसिंग कर ली तो सरकार चलाने के लिए भी तो एक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना भाई, जनता ने चुन के आपको बैठाया है। बहरहाल शुक्रिया आपका कौशिक साहब, सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरकार सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है।